वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट, जैसे आप सबको पता है, कल हम लोगों ने क्लास 10 की साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 कल कंप्लीट हो गया है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने मतलब छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, वो क्या होती हैं, उनका क्या महत्व होता है। उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट में बात की थी कि मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित करना हम लोग सीख रहे थे। तो आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल छोड़े हुए थे। तो आओ देखते हैं कि संतुलित कैसे करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है ना। तो इसको देखकर आगे थोड़ा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रियाओं को या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, तो जैसे कल हम लोगों ने बात किया थी कि संतुलित करने का मतलब क्या होता है। कि मान लीजिए ऐसे थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट। CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट बना, प्लस और क्या बनेंगे, यहाँ पे आपको बन जाएगा जल, H2O जल बन गया। तो हमें चेक करना है कि ये दिया गया जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है या नहीं। मतलब इसको चेक करेंगे पहले। अगर संतुलित होगा तो ये सही माना जाएगा, अगर संतुलित नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो आओ चेक करते हैं कैसे चेक करेंगे। मतलब क्या करना है कि दोनों पक्षों में हमको प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या चेक करनी होती है। तो अगर इधर देखें, मान लीजिए कैल्शियम पहले देखें, कैल्शियम कितना है, 1 है। कैल्शियम इधर कितना है, 1 है। कैल्शियम सही है। NO3 को हम देखते हैं, नाइट्रेट को। ये जो NO3 होता है इसको हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं। NO3 हमेशा इस पे एक नेगेटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं नाइट्रेट। ठीक है, ये नाइट्रेट है। तो इधर NO3 कितने हैं, 1। इधर कितने हैं, 2 हैं। तो अगर इधर 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए। मतलब इसकी संख्या बराबर नहीं है तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो चलो इसको देखिए। अब हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 ये वाला और 2 इसमें, तो 2 1 3 हाइड्रोजन हो गए। इधर हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। तो मतलब इधर ज्यादा है इधर कम है, इसको भी संतुलित करना होगा। अब ऑक्सीजन अगर चेक करें तो ऑक्सीजन कितने, इधर 3 ये, तो इसको नहीं, यहाँ पे देखो 2 ये वाला और 1 इधर, मतलब इधर 2 है इधर 1 है, तो ये भी बराबर नहीं है। मतलब हमको सबको बराबर करना है, तो इसको बराबर करते हैं। तो अगर हम लोग पहले नाइट्रेट को चेक कर लें, NO3 को, NO3 इधर 1 है इधर 2 है, इसको हम इधर 2 करेंगे। तो 2 करने के लिए करना क्या है हमको कि ये जो पूरा आपका यौगिक है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, इस नाइट्रिक अम्ल के पहले अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया, तो देखो ये 2 जो है हाइड्रोजन में भी गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका NO3 में भी गुणा, है ना। तो NO3 कितने हो गए, 2 हो गए, इधर भी 2 है, तो ये तो कंप्लीट हो गया, मतलब NO3 संतुलित हो गया है। अब हमको चेक करना है कैल्शियम, कैल्शियम पहले से बैलेंस है। उसके बाद हमें देखना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन में कितने, 2 ये यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 दूनी 4, यानी टोटल हाइड्रोजन इधर क्या है, 4 है। तो इधर कितने, इधर तो 2 ही है, तो इसको भी 4 करना पड़ेगा। तो इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 से गुणा कर दें तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए, है ना। हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, ये वाला 2 जो है अंदर गुणा होगा, तो 2 ऑक्सीजन ये है, इधर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो दोनों पक्षों में बराबर हो गया, मतलब प्रत्येक परमाणु की संख्या हमने बराबर कर ली। तो अब ये जो बना है ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ये पूरा जो आपका बना। ये बात समझ आई। चलो एक का एग्जांपल और देखते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगला लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये क्षार है, सबको पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमने एक अम्ल ले लिया, मान लो H2SO4। ये क्षार हो गया, ये हो गए।
ठीक, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे। तो जब भी एक अम्ल और एक क्षार का रिएक्शन कराया जाता है तो वहां पे बनता है एक लवण। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो ये क्षार है, ये अम्ल है, तो इनके बीच हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एक लवण बनेगा। अच्छा, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं बनता कैसे। देखो, जब लोग इसको अगर तोड़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये जो सोडियम है इस पर हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ऐसे टूटेगा Na+ में, और OH टूट जाएगा OH- में, ऐसे तो टूट जाएगा Na+ और OH- में। इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट को तोड़ें H2SO4 को, तो हाइड्रोजन पर हमेशा एक धन आयन होते हैं, यानी एक धन आयन में टूट जाएगा। प्लस ये जो सल्फेट है आपका SO4 सल्फेट कहलाता है, ये सल्फेट आयन SO4 2- आयन, इसको हम सल्फेट आयन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, सल्फेट आयन है। तो जो सल्फेट आयन होता है इस पर हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो हमको एक चीज पता ये है कि जब भी कोई यौगिक बनता है तो उसमें 2 पक्ष होंगे, मतलब एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब किसी भी यौगिक को अगर तोड़ा जाए तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। मतलब देखो, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों बराबर है। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो इधर 2 नेगेटिव चार्ज हैं लेकिन ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसको पहले करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में हम लोग आयनों की संख्या बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, इसको भी 2 करना है, तो इसको 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, तो ये वाला 2 यहाँ गुणा हो जाएगा। अब देखो 2 धन आयन 2 ऋण आयन, मतलब दोनों पक्षों में क्या हो गए, आयनों की संख्या बराबर हो गई। तो हम लोग इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के करते हैं, मतलब समझने के लिए। मतलब इसको हमने तोड़ा तो Na+ में टूट गया और OH- में टूट गया। इसको हमने तोड़ा तो टूटे H+ में, H+ और SO4 2- में। अब हमने देखा कि जो सल्फेट होता है, सल्फेट पर हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन पे हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमको दोनों में अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या बराबर करनी थी। तो इसमें क्या था, 2 था, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो इसको 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए। तो अब इधर भी 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए और ये 2 नेगेटिव चार्ज हो गए। तो दोनों में क्या हो गए, आयनों की संख्या ये बराबर हो गई। तो इसका तरीका क्या होगा कि जो पहला वाला यौगिक था इसका जो पॉजिटिव था, मतलब धन आयन वाला पदार्थ था, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके नेगेटिव वाले के साथ जोड़ देंगे। मतलब इसके प्लस को इसके माइनस के साथ, पहले वाले के प्लस को उठाएंगे दूसरे वाले के माइनस के साथ, और दूसरे वाले के माइनस को उठाएंगे पहले वाले के प्लस के साथ, जोड़ देंगे इस प्रकार से। मतलब पहले के प्लस को दूसरे के माइनस के साथ, और पहले के माइनस को दूसरे के प्लस के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na है और यहाँ पे SO4 है। थोड़ा इसको डिटेल में और समझ देते हैं यौगिक बनते कैसे हैं। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है, Na यानी सोडियम। और थोड़ा एक चीज समझना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उससे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे धातु और धातु में पढ़ेंगे। मतलब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धन आयन आते हैं। इस पर धन आयन है तो इसका मतलब त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 1। मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे कितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो मतलब सोडियम संयोजकता क्या है, 1 है। तो हमने इसके नीचे 1 लिख दिया। अब इसको किसके साथ मिलाना है, सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे सल्फेट लिखो, इसकी संयोजकता कितनी है, 2। हमने 2 लिख दिया। अब क्या कहते हैं, इन दोनों की संयोजकताओं का हम लोग तीसरा गुणा कर देते हैं। मतलब सोडियम संयोजकता 1 थी, इसके नीचे हमने 1 लिखा। ये सल्फेट था, इसकी संयोजकता 2 थी, हमने इसके नीचे 2 लिखा। अब इनकी संयोजकताओं को हम तीसरा गुणा कर देंगे। तो जब तीसरा गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, Na2 और क्या बन जाएगा, SO4। यानी बना क्या यहाँ पे बना Na2SO4, ये बन गया। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या है, OH, इसको देखो OH वाला OH था, इसकी संयोजकता कितनी है, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1। और यहाँ पे क्या है, H 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसकी संयोजकता हो गई 1। दोनों की संयोजकताएं बराबर हैं और 1 को हम लोग लिखते नहीं, तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा। जब भी H+ और OH- मिलते हैं तो ये हमेशा बनाते हैं जल, तो ये बन जाएगा यहाँ पे जल। तो ये क्या बना, जल बन गया। तो मतलब आपको याद क्या रखना है कि जब भी कभी हम लोग अगर एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया कराएंगे, मतलब वो कोई भी अम्ल हो या कोई भी क्षार हो, अगर कभी भी अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगी तो उसमें एक लवण बनेगा और एक जल बनेगा। ये क्या है, लवण।
इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट ये लवण है। और ये क्या है? जल है। और इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इसका नाम है। ये क्या है? एक प्रकार का क्षार है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, मतलब आपको क्या दिखाई दिया कि जब हमने एक क्षार लिया और एक अम्ल लिए, जब भी क्षार और अम्ल के बीच रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? एक लवण बनेगा और एक जल बनेगा। हम लोग इस अभिक्रिया को बोलते हैं सीनीकरण अभिक्रिया। इसको डिटेल में आगे पढ़ें कैसे होता है, मतलब इतना भी समझना है। तो ये बना। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको संतुलित करना है। क्या चेक करेंगे संतुलित है या नहीं? पहले चेक करते हैं संतुलित है कि नहीं। तो देखो इधर सोडियम कितने हैं? 1। इधर कितने हैं? 2। 1 2 लिखा हुआ ना। तो इधर सोडियम 1 है, इधर 2 है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है। तो पहले इसी को बराबर करें। तो अगर इधर सोडियम 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो हम लोग इसको 2 करने के लिए ये यहाँ पे मान लो 2 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब ये 2 जो है सोडियम में भी गुणा होगा तो सोडियम 2 हो गए, और ये OH में भी गुणा होगा तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, है ना। तो सोडियम तो हमने बराबर कर दिया। सोडियम 2 इधर भी हो गए, सोडियम 2 उधर भी थे पहले से। अब आगे देखते हैं सल्फेट को। SO4, इसको एक साथ लेकर के चलेंगे। SO4 कितना है? 1 है। इधर SO4 कितना है? 1 है। ये तो बराबर है। अब हाइड्रोजन को चेक करें तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 दूनी 4। 4 हाइड्रोजन इधर है। इधर कितने हैं? इधर तो 2 ही है, 4 इधर भी होना चाहिए। इधर हमने 2 से गुणा कर दिए तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन गुणा दिए गए। मतलब हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब हमारे पास क्या बचा? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन चेक करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2। ये वाला 2, ये 2 इधर गुणा हुआ तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। ये तो सल्फेट तो अलग, तो उसको लेना नहीं। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर देखो ये 2, मतलब सब कुछ बराबर हो गया। तो ये क्या बन गई? अब संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। ये जो बना इसको हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं? किसी भी दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। इसको नोट कर लो। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का होल ट्वाइस। AgNO3 का होल ट्वाइस ये क्या बनाएगा? इसको भी तोड़े उसी प्रकार से। चलो इसको भी तोड़ चेक कर लेते हैं। ये क्या है? सोडियम। अभी हम लोग देखे थे सोडियम पर हमेशा और हमेशा एक धन आयन होता है, तो ये धन आयन में टूट गया। ये क्या है? क्लोरीन। जब भी क्लोरीन टूटता है तो उसमें हमेशा एक नेगेटिव चार्ज आते हैं, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब सोडियम क्लोराइड किस में टूट गए? Na+ और Cl- में। इसी प्रकार अगर हम इसको तोड़े, Ag जो होता है वो Ag टूटता है 2+ में, Ag2+, मतलब सिल्वर, इसको सिल्वर बोलते हैं। तो सिल्वर पर हमेशा 2 धन आयन होते हैं, और जो नाइट्रेट होता है यानी NO3, इसको हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं, इस पे हमेशा एक नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। इस प्रकार से हमने तोड़ दिया इसको। अब वही चेक कर लेते हैं पहले आयन बराबर है कि नहीं। इस पर एक धन आयन, इस पर एक ऋण आयन, दोनों में आयनों की संख्या बराबर है, मतलब ये वाला सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो इधर 2 धन आयन है, इधर एक ऋण आयन है, मतलब इसमें आयन बराबर नहीं है। तो पहले इसको बराबर कर ले, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, ये बराबर हो गया। ठीक, अब फिर करना क्या है कि इसके पॉजिटिव वाले को उठाओ, इसके नेगेटिव वाले के साथ जोड़ दो। ये मतलब इसके धनात्मक को इसके ऋणात्मक के साथ, और इसके ऋणात्मक को इसके धनात्मक के साथ जोड़ दो, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब इसका पहला वाला जो यौगिक था उसके पॉजिटिव वाले को उठाना है, सेकंड वाले के नेगेटिव के साथ जोड़ देना है, और पहले वाले की नेगेटिव को उठा करके फर्स्ट वाले की पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है। ठीक, अब इसको देखो क्या बनेगा, चेक कर ले थोड़ा इधर से। सोडियम हमको लेना है, तो सोडियम
इसकी संयोजकता क्या है? एक। इसके नीचे इसकी संयोजकता लिखी है एक, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है वही इसकी संयोजकता है। तो कितनी हो गई? एक। किसके साथ लेना है? नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? NO3। देखो अब नाइट्रेट जो था उसका एक परमाणु है ना, ये दो तो हम लोग बराबर करने के लिए लिखे थे। नाइट्रेट का एक परमाणु देखना है, तो इसके एक परमाणु कितने चार्ज है? एक। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? एक। मतलब दोनों की संयोजकताएं बराबर हैं। अगर इसको में से गुणा करेंगे तो अब ये बनेगा क्या? Na। अब एक तो लिखा नहीं जाता तो क्या बन जाएगा? NaNO3, यानी ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। ठीक। अब इसी प्रकार से अब इसको लिया कर, ये क्या है? Cl। ये है Cl, इसकी संयोजकता एक है। चलो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे क्या है? Cl, क्लोरीन है, इसकी संयोजकता एक। यहाँ पे क्या है? सिल्वर है। सिल्वर की संयोजकता क्या होती है? दो। इनको तीन से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बना लेगा AgCl2। भाई ये वाला दो इधर गुणा हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि जो पॉजिटिव वाला होता है तो यौगिक बनाते समय पॉजिटिव वाले को हम लोग पहले लिखते हैं, मतलब Ag को पहले लिख देंगे। थोड़ा सा पास पास देखो ताकि जगह मिल जाए। ये तीसरा गुणा किए, ये दो इसमें गुणा होगा, एक इसमें गुणा होगा, तो क्या हुआ? बनेगा Ag। मतलब यहाँ पे एक गुणा तो एक ही रहेगा, और क्लोरीन ने दो गुणा तो Cl2। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाले को बाद में। तो बन गया AgCl2, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या बनेगा? उसमें बनेगा AgCl2, यानी सोडियम नाइट्रेट पहले बन जाएगा NaNO3, और क्या बन जाएगा? AgCl2, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, ये बना। चलो अब इसको भी चेक करते हैं संतुलित है या नहीं। तो कैसे चेक करना है? वही परमाणु संख्या बराबर करना है। देखो सोडियम कितना इधर? एक। इधर कितना है? एक। मतलब सोडियम बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नाइट्रेट को चेक कर लेते हैं। नाइट्रेट मतलब NO3। NO3 इधर कितने हैं? दो हैं। ये देखो बाहर दो लगा है ना, तो मतलब इसकी संख्या क्या है? दो है। तो इधर तो दो हो गए, और इधर कितने हैं? इधर एक ही है। तो अगर इधर दो है तो उधर भी दो होने चाहिए। तो इसमें क्या कर दें हम लोग? यहाँ पे दो से गुणा कर दिए। तो देखो ये दो जो है ये सोडियम में भी अब गुणा होगा और ये NO3 में भी गुणा होगा, है ना। मतलब ये सोडियम में भी गुणा हो जाएगा और ये NO3 में भी गुणा हो जाएगा, ऐसे दिखा दो। तो नाइट्रेट तो दो इधर भी हो गए, दो इधर भी हो गए, नाइट्रेट बराबर हो गए। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब हमने नाइट्रेट को बराबर किया तो सोडियम भी इधर बढ़ गए, सोडियम इधर दो हो गए। तो अगर इधर अब सोडियम दो हो गए तो इधर भी दो होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो से गुणा कर दिया इसको बराबर करने के लिए। अब सोडियम इधर दो, इधर भी दो, मतलब सोडियम भी बराबर हो गया हमारा और नाइट्रेट भी बराबर हो गया। अब आगे चेक करते हैं हम लोग क्या? क्लोरीन को, है ना। देखो ये Cl लिखा है। क्लोरीन कितने हैं? दो। ये वाला दो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो क्लोरीन कितने हो गए? इधर दो हो गए। इधर कितने हैं? देखो Cl2, क्लोरीन इधर भी दो है, ये बराबर है, क्लोरीन में कोई दिक्कत नहीं। अब सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर कितने हैं? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब सब कुछ बराबर। ये नहीं, अब ये क्या बन गया? संतुलित रासायनिक समीकरण ये हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, समझ आई बात? चलो इसको नोट कर लो। चलो हम लोग देखते हैं कि मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आखिर आवश्यक क्यों है, मतलब उसे हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्यों। किसी भी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, आवश्यक है क्यों, मतलब हम लोग उसे संतुलित क्यों करते हैं, है ना। तो ये समझना। तो चलो इसमें लिखते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। तो लिखो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं
अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। अर्थात अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। इसी नोट करो। मतलब क्या है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारे पास, वो सभी क्या कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। अब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई है तो उसमें जितना मात्रा होनी चाहिए अभिकारक की, मतलब अभिकारक जिन पदार्थों को हम लिए थे, तो जितनी मात्रा अभिकारक की होनी चाहिए उतनी ही मात्रा किसकी होनी चाहिए, उत्पाद की, मतलब जो नया पदार्थ बना है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है तब हम कहेंगे कि क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है। ठीक है, तो ये चीज दिखाने के लिए कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। इसीलिए क्या है कि मतलब इसको संतुलित करना आवश्यक है। ठीक, बात समझ आई? तो ये नोट कर लो। मतलब ये लिखने के लिए पेपर को ही पूछ लिया जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्यों? नोट हो गया? चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब चलो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार, मतलब इनके कितने प्रकार होते हैं वो देखना है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कई भागों में डिवाइड की गई हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, इसमें है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तो देखो इसको थोड़ा समझते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। ये संयोजन का मतलब क्या है कि जुड़ना, यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऐसी रासायनिक कोई अभिक्रिया होगी जिसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके नया पदार्थ बना रहे होंगे। भाई संयोजन इसका नाम होता है। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, यानी यहाँ पे होगा क्या कि कम से कम दो या फिर दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और वो जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे हम संयोजन कहेंगे।
तो इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें दो अथवा दो से अधिक, भाई जुड़ना तो मतलब कम से कम दो होना चाहिए, तो दो अथवा दो से अधिक, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो अथवा दो से अधिक पदार्थ जुड़कर पदार्थ, या ऐसे लिख सकते हैं दो अथवा दो से अधिक पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लो अभिकारक, भाई जो नए पदार्थ मतलब जो पदार्थ हम लोग लेंगे वो अभिकारक कहलाएंगे, तो यहाँ पे अभिकारक भी लिख सकते हैं। तो दो अथवा दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये है इसकी परिभाषा। मतलब क्या कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अथवा दो से अधिक पदार्थ, यानी जो पदार्थ लिए जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, तो अभिकारक भी बोल सकते हो। तो दो अथवा दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपको एक चीज याद ये रखना है कि जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें उत्पाद जो बनता है वो हमेशा सिंगल होता है, ठीक है, उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा इसमें, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। उत्पाद जो बनेगा वो हमेशा एक होगा, मतलब सिंगल प्रोडक्ट होगा, ठीक। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलो एक एग्जांपल देखें इसका, ये एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल छोटा सा हम लोग पहले समझते हैं। ये क्या है, आयरन, और अगर हम यहाँ पे ले लें सल्फर, ये आपकी किताब में रिएक्शन ही दिया हुआ है, सल्फर, तो यहाँ पे एक पदार्थ ये हुआ, एक पदार्थ ये हुआ, अब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे आयरन सल्फाइड, FeS, इसका नाम क्या है, आयरन सल्फाइड। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, देखो एक पदार्थ ये दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण किए, तो एक ऐसी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, है ना। चलो इसको नोट करो, एक एग्जांपल इसके और लिख लेते हैं। और एग्जांपल देखो दूसरा, जैसे हमारे पास ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब भी इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे CaCO3, मतलब देखो ये कैल्शियम, ऑक्सीजन 2 1 3, ऑक्सीजन 3, कार्बन 1, तो ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाए, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम खड़िया चूना भी कहते हैं, ठीक है, बात समझ आई। मतलब आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इन दोनों की रिएक्शन कराए, दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट।
तो भाई यहाँ पे एक पदार्थ ये था, एक पदार्थ ये था, दोनों आपस में जुड़े, जुड़ने के बाद नए पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण किया, केवल और केवल एक। तो इसका मतलब ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। चलो एक का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं अमोनिया गैस, NH3, दिस इज अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, ठीक। अगर इसका रिएक्शन हम करा दें क्लोरीन गैस से, ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस, तो अमोनिया और क्लोरीन नहीं, इसको अमोनिया के साथ क्लोरीन नहीं, कोई दूसरा ले लेते हैं। HCl गैस अगर हम लेते मान लो यहाँ पे, या HCl आप ले लीजिए प्लस क्लोरीन ले लो, दूसरा एक ले लेते हैं, इसको छोड़ो, इसको नहीं करना चाहोगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं अमोनिया यानी NH3 प्लस HCl। अब इसको समझो, ये अमोनिया गैस, अमोनिया गैस प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इन दोनों के बीच अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे N एक ही है, N एक रहेगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, 3 1 4, हाइड्रोजन 4 प्लस क्या बन जाएगा Cl2, NH4Cl2, सॉरी NH4Cl होता है, NH4Cl, ये इसका फार्मूला है। तो क्या बन गया, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे भी दो पदार्थ जुड़े, जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण किए, तो ये भी कैसी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल हमने देख लिए संयोजन अभिक्रिया की। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरी क्या है। तो संयोजन में क्या होता है कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके वो हमेशा सिंगल पदार्थ का निर्माण करेंगे, मतलब जो उत्पाद बनेंगे इसमें वो हमेशा सिंगल होगा, ये चीज याद रखना है। संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब चलो आगे देखते हैं कुछ। अब अगली आपकी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन का मतलब क्या है, टूटना। मतलब वहां पे क्या था संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ना, यहाँ पे क्या है वियोजन, वियोजन मतलब क्या होता है टूटना। यानी वहां पर क्या था कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहे थे आपस में और एक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा। मतलब कैसे कि एक पदार्थ टूट करके दो अथवा दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। मतलब यहाँ पे कोई एक पदार्थ होगा, मतलब जो अभिकारक होगा वो सिंगल होगा। देखो दोनों में अंतर क्या है, वहां पर संयोजन वाली में क्या था कि संयोजन में जो उत्पाद बन रहा था वो सिंगल था, है ना। संयोजन में उत्पाद क्या था, सिंगल था, मतलब एकल था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो अभिकारक होगा वो सिंगल होगा। दोनों बिल्कुल एक दूसरे उल्टा है। अभिकारक यहाँ पे सिंगल होगा, यहाँ पे उत्पाद सिंगल था, यहाँ पे अभिकारक सिंगल होगा। ठीक, ये चीज यहाँ आपको थोड़ा याद रखना, छोटी छोटी बातें। तो इसकी परिभाषा लिखें। तो परिभाषा क्या है कि जब या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ, या ऐसे लिख सकते हो, एक पदार्थ
या फिर आप लिख सकते हैं एकल अभिकारक, एकल, इधर लिख लो, एक पदार्थ या एकल अभिकारक लिख सकते हो। एकल अभिकारक टूटकर दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उत्पादों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक बात समझ आई। मतलब हमने क्या कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या होगा कि एकल पदार्थ, मतलब जो अभिकारक इसमें लिया जाएगा वो सिंगल होगा। एकल पदार्थ यानी एकल अभिकारक टूट करके दो अथवा दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा। मतलब इसमें अभिकारक सिंगल होगा, उत्पाद क्या होंगे, उत्पाद दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। मतलब वहां पे जुड़ रहा था, यहाँ पे टूट रहा, मतलब दोनों उल्टा है। बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि संयोजन में जुड़ेगा, वियोजन में टूटेगा। चलो इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। पहले एक छोटा सा आपको समझाते हैं। जैसे मान लो हम लोग ले लिए यहाँ पे अभी अगर हमने ले लिया ये, अभी जो एग्जांपल देखे थे NH4 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अभी इसको लिए थे ना हम लोग वहाँ पे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अभी सिंगल है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर इसको हम गर्म कर दें, क्या करें, इसे गर्म कर दें तो ये टूट जाएगा, और टूट के क्या बनाएगा, वही बनाने का कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसका नाम हम लोग लिखेंगे। मतलब इसको पीछे वाले में पढ़े थे, क्या किए थे, पीछे वाले में क्या था, संयोजन था। तो संयोजन में हम लोग क्या लिए थे, कैल्शियम ऑक्साइड लिए थे और कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, इन दोनों को जोड़ दिए थे तो ये बना था। लेकिन इस बार क्या पढ़े, वियोजन, वियोजन में क्या होगा, टूटेगा। तो हमने CaCO3 को ले लिया, इसको गर्म किए, गर्म करने के बाद क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ का निर्माण कर दिया, है ना। तो अब ये कैसी अभिक्रिया है, अब ये वियोजन हो गई। लेकिन अगर इसको हम उल्टा लिख दें, मतलब इसको इधर लिख दें, इसको उधर लिख दें, तो ये संयोजन बन जाएगी। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक है फेरस सल्फेट, FeSO4, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अब इसको क्या करना है, इसको भी हीट देंगे, मतलब गर्म करेंगे। हीट का निशान हम लोग कैसे बना देते हैं, ये आप निशान बना सकते हैं, गर्म करना है। तो जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड में। मतलब हम क्या लिए, फेरस सल्फेट लिए, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे Fe2O3। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस ये बना लेगा आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ बस यही बनाएंगे। तो मतलब क्या था, एक पदार्थ था फेरस सल्फेट, इसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद ये टूट गया किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर, इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो इसको आप थोड़ा बैलेंस कर लें, मतलब संतुलित कर दिया जाए। इधर आयरन कितने हैं, दो हैं, इधर इधर कितना है, एक, मतलब इधर भी दो होना चाहिए, हमने बाहर दूसरे गुणा कर दिया, आयरन दो हो गए। अब थोड़ा सल्फर को चेक कर लें, सल्फर कितना है, दो है, उधर कितने हैं, एक है, मतलब इधर भी दो होने चाहिए, हमने दो से गुणा कर दिया। अब आओ देखो ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन कितनी 4, ये 4 है यहाँ पे ना, तो 4 दूनी 8, ऑक्सीजन इधर 8 है, इधर चेक करो थोड़ा, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 ऑक्सीजन हुए, एक ऑक्सीजन इधर कम है, एक हम क्या करेंगे, एक बराबर करना है भाई, 3 2 दूनी 4 ऑक्सीजन ये हुई, 3 ये हुई, 4 3 7 हुए, इधर कितने हैं, ये 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है मतलब एक ऑक्सीजन का अणु इधर भी कम है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुक्त होगी ऑक्सीजन गैस भी इसके साथ साथ, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। तो इसको फिर से एक बार देखो, अब ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 2 दूनी 4 2 6 3 9 ऑक्सीजन हुए, 2 दूनी 4 2 6 हाँ 3 9 ऑक्सीजन इधर हुए है ना। या इसमें आप एक ऐसे करो, चलो थोड़ा इसको छोड़ो, इसमें आप बना सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस आप बना दीजिए सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, मतलब एक गैस बन गई सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक बना दीजिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब चेक करते हैं इसको, और ये क्या था, फेरिक सल्फेट था, पर फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब इसको चेक करो, आयरन 2 आयरन 2, आयरन बराबर है, सल्फर चेक करें, सल्फर 1 1 2, सल्फर 2 इधर सही है, ऑक्सीजन को चेक करें, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितने हैं 3 3 6 2 8, अब बिल्कुल बराबर सही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक पदार्थ था वो टूट करके 3 नए पदार्थों का निर्माण किया, है ना, तो कैसी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया, ठीक, तो एग्जाम्पल हो गए वियोजन के। तो हम लोगों ने 2 अभिक्रिया पढ़ ली, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, एक चीज़ कल आपको हम बताए थे कि अगर आपको कोई कमेंट है, मतलब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आता, तो आप उसको हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे।